नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए कहा था कि सावरकर एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है, एक चिंगारी नहीं है, वो एक अंगार है। और आज इसी मां भारती के महान सपूत वीर सावरकर की जयंती है, और इसीलिए आज हम आपके लिए पूरा सच में लेकर आए हैं वीर सावरकर का दिया वो महान मंत्र जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। आज हम आपको बताएंगे वीर सावरकर का वो योगदान जिसकी वजह से हमारे भारत की सेना बनी बलवान। आज आपको पता चलेगा कि सावरकर के एक प्लान से कैसे कमजोर हो गया था पाकिस्तान, और कैसे सावरकर की चाल से जिन्ना को मिली थी मात। आज आपको यह पता चलेगा कि भारत की जिस आर्मी पावर को दुनिया सलाम करती है, उसकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के जनक थे वीर सावरकर। तो आइए बिना देर किए पूरा सच में पूरे विस्तार से सुनते हैं मां भारती के इस वीर सपूत की अद्भुत, अकल्पनीय और गौरवशाली दास्तान। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व। तो आज वीर सावरकर की जयंती पर पूरा देश उन्हें आदर के साथ श्रद्धांजलि दे रहा है। वैसे तो महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के बारे में बताने को इतना कुछ है कि हमारे इस कार्यक्रम के आधे घंटे कम पड़ जाएंगे। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में वीर सावरकर के उस महान योगदान के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, जिससे वो परिचित हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये बहुत कम लोग जानते हैं कि आज अगर भारत पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी सैन्य ताकत है, तो इसके पीछे वीर सावरकर का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के असली जनक कोई और नहीं बल्कि वीर सावरकर है। आपको शायद यह नहीं पता होगा कि अगर वीर सावरकर ने हिंदुओं की सेना में भर्ती नहीं करवाई होती, तो शायद आजादी के तत्काल बाद ही पाकिस्तान की सेना भारत के आधे से ज्यादा हिस्से को निगलने या हड़पने का प्लान बना सकती थी। वीर सावरकर की शान में इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आज पूरा सच में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ भारतीय सेना के निर्माण में वीर सावरकर के इस महान योगदान के बारे में बताऊंगा। शायद आपको यह पता ही नहीं होगा कि आजादी के 10 साल पहले तक, या यूं कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या उसके मुकाबले में बहुत कम थी। सेना में मुसलमानों का वर्चस्व था, और अगर वीर सावरकर इस वर्चस्व को नहीं तोड़ते तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होती और भारत के सैनिकों की संख्या कम होती, और इसका क्या अंजाम होता, ये एक सामान्य बुद्धि का इंसान भी समझ सकता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, तो भारतीय सेना के 99% मुस्लिम सैनिक पाकिस्तान की सेना में चले गए थे। आइए अब आपको बताते हैं कि अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत क्यों थी, और वीर सावरकर ने इसका लाभ कैसे हिंदुओं को और भारत को पहुंचाया। दरअसल
वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था। अंग्रेज बुरी तरह से घिरे हुए थे। उन्हें भारतीय युवकों की सेना में जरूरत थी। दूसरे विश्व युद्ध को दूरदृष्टा वीर सावरकर ने एक अवसर की तरह देखा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिंदू समाज का सैन्यकरण करना चाहते थे। खास बात है कि उस दौर में भारत के आम लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस भी नहीं मिलता था। ऐसे में वीर सावरकर ने हिंदू युवाओं से आह्वान किया कि वो सेना में भर्ती हों। इसके लिए उन्होंने पूरे देश का चक्रवाती दौरा किया और इस दौरान 1941 में कानपुर की एक सभा में उन्होंने जो कहा था उससे उनकी जो दूरदृष्टि है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वीर सावरकर ने कानपुर में कहा था कि आज ब्रिटिश सरकार की मजबूरी है कि वो आपके हाथों में हथियार और गोला बारूद सौंप रही है। पहले आपको पिस्तौल रखने पर कारावास हो जाता था, लेकिन आज अंग्रेज आपको राइफल, मशीन गन, तोप दे रहे हैं। हिंदू युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित सैनिक और सेना में अधिकारी बनना चाहिए। नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधों पर राइफल होगी। सावरकर ने आगे कहा कि देश भर के हिंदू संगठनों को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना चाहिए कि वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत हिंदुओं को हथियार बंद करने में लगा दें। जो लड़ाई हमारे देश की सीमा तक आ पहुंची है वो हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी है। इन दोनों का तकाजा है कि हिंदुओं का सैन्यकरण किया जाए। हर गांव और शहर में हिंदू महासभा युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करे। और अपने इसी ऐलान के साथ वीर सावरकर ने हिंदू महासभा के मंच तले पूरे भारत में हिंदू युवाओं की सेना में भर्ती का जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि बड़ी तादाद में हिंदू सेना में भर्ती होने लगे। वामपंथी इतिहासकार सावरकर के इस कदम की आलोचना करते हुए उन्हें ब्रिटिश सरकार का सहयोगी साबित करने की नाकाम कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा फेक नैरेटिव सेट करने वाले वामपंथी इतिहासकार ये नहीं बताते कि वीर सावरकर ने आखिर ऐसा क्यों किया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वीर सावरकर जानते थे कि आजादी के बाद भारत चाहे एक रहे या फिर दो हिस्सों में बढ़ जाए, मुस्लिम बहुल सेना यानी मुसलमानों की बहुसंख्या वाली सेना देश के लिए बहुत घातक, खतरनाक साबित होगी। वो जानते थे कि अगर पाकिस्तान बन जाएगा तो मुस्लिम सैनिकों की वजह से पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या ज्यादा होगी, और अगर देश एक रहता है तब भी मुस्लिम सैनिकों की इतनी तादाद मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देगी और इसका अंजाम गृह युद्ध होगा। अगर आपको लगता है कि भारतीय सेना में मुसलमानों की इतनी बड़ी संख्या से सिर्फ वीर सावरकर परेशान थे, तो ऐसा नहीं। मुस्लिम सैनिकों की इस भारी तादाद से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी चिंतित थे, और अपनी इस चिंता को डॉक्टर अंबेडकर ने जाहिर किया है अपनी मशहूर पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में। इस किताब के पेज नंबर 104 पर डॉक्टर अंबेडकर जो लिखते हैं उसे जय भीम, जय मीम का नारा लगाने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि मुस्लिम सैनिकों की संख्या अगर 50% भी है तो यह बहुत ज्यादा है, और यह हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी है। हिंदुओं को इस बात की समझ ही नहीं है कि उन्हें सेना से अलग रखे जाने की वजह से वो अपनी रक्षा करने में कितने कमजोर हैं। सेना में मुसलमानों के अनुपात को कम किया जा सकता है, और जो लोग ये काम कर सकते हैं उन्हें यह काम करने देना चाहिए। अंबेडकर आगे कहते हैं कि क्या अफगानिस्तान के आक्रमण के समय हिंदू लोग ऐसी सेना पर निर्भर रह सकते हैं? सिर्फ तथाकथित राष्ट्रवादी यानी कांग्रेस के नेता इस प्रश्न का उत्तर हाँ में देंगे, लेकिन यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक लोग इसका उत्तर देने से पहले जरूर सोचेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं जिनकी रक्षा करने के बजाय उनका सफाया कर देना चाहिए। तो देखिए कितनी कड़ी बात, कठोर बात डॉक्टर अंबेडकर ने लिखी है। और डॉक्टर अंबेडकर ने ये सारी बातें सिर्फ किताब में ही नहीं लिखी, बल्कि अपने भाषणों में भी उन्होंने सेना में मुसलमानों की बढ़ती संख्या को कम करने की बात कही थी। फरवरी 1942 में मुंबई के वागले हॉल में डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा था कि भारतीय सेना में मुसलमानों के दबदबे को कम करना एक समझदारी का काम होगा। दरअसल आज जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर और वीर सावरकर को अलग अलग चश्मे से देखने की चाल चलते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि कई मुद्दों पर वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर के विचार
एक जैसे होते थे। जैसे ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती के लिए वीर सावरकर की ही तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी मुहिम चलाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश भारतीय सेना में अपने महार समाज के युवकों की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था। उनके इस कदम का वीर सावरकर ने जबरदस्त समर्थन किया था और इन दोनों महान नेताओं के एक जैसे समान विचारों का वर्णन मिलता है एक किताब में, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित्र, जिसे लिखा है महान लेखक पद्म भूषण धनंजय कीर ने। इस किताब को डॉक्टर अंबेडकर पर लिखी सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है और खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इस किताब का अनुमोदन किया था। तो पद्म भूषण धनंजय कीर अपनी किताब के पेज नंबर 322 पर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध में सक्रिय भाग लेने के लिए महारों की एक रेजिमेंट बनाई जाए। इस मांग के बाद अंग्रेज सरकार ने महारों की एक रेजिमेंट का निर्माण किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों से कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और अपने हित के लिए इस मौके का लाभ उठाकर सेना में प्रवेश करें। थोड़े ही दिनों में महार जाति के अनेक युवाओं ने सेना में प्रवेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महारों के सैन्यकरण के जो प्रयास किए थे उसके बारे में वीर सावरकर ने कहा था कि मेरा ये विश्वास है कि डॉक्टर अंबेडकर के उचित मार्गदर्शन में महार बंधुओं की सैनिक प्रतिभा फिर से चमकेगी और उनकी लड़ाकू शक्ति का इस्तेमाल देश की ताकत बढ़ाने में होगा। तो सुना आपने, वीर सावरकर और डॉक्टर अंबेडकर दोनों नेता ब्रिटिश आर्मी में भारतीय युवाओं की भर्ती के लिए अभियान चला रहे थे। दरअसल मैं वामपंथी इतिहासकारों को बेनकाब करने के लिए ही बार बार डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि ये चालाक इतिहासकार एक तरफ तो डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान का ढोंग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये वामपंथी इतिहासकार वीर सावरकर के लिए गलत और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन्हें यह आईना दिखाना जरूरी है कि हिंदुओं के सैनिकरण के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर और वीर सावरकर दोनों की राय एक जैसी थी। दरअसल वीर सावरकर जानते थे कि जो हिंदू युवा जो है हिंदू, वो अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हैं, वो एक दिन देश की सेवा में जरूर काम आएंगे, और ये हुआ भी। इनमें से कई युवा बाद में जाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा बने, और इन्हीं में से एक थे बाबू राव परांजपे, जो वीर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और फिर ब्रिटिश आर्मी को चकमा देकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना का हिस्सा बन गए। आजाद हिंद सेना की तरफ से लड़ते हुए बाबू राव परांजपे को बर्मा में गोली भी लगी और वो मरते मरते बचे। बाबू राव परांजपे को आप हल्के में मत लीजिए। देखिए, परांजपे आगे जाकर 1957 से 1975 तक पूरे 18 साल तक जबलपुर जैसे बड़े शहर के मेयर रहे। इसके बाद वो 1982, 1989, 1996 और 1998 में पूरे 4 बार जबलपुर से सांसद भी बने। संसद में जब वो सांसद थे, इस दौरान उन्होंने बाबू राव परांजपे जो थे, उन्होंने 1 सितंबर 1997 को लोकसभा में जो भाषण दिया था उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने अपने भाषण में नेताजी बोस और वीर सावरकर के रिश्तों के बारे में कई राज खोले थे। परांजपे ने लोकसभा में कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत से जाने से पहले वीर सावरकर से एक गुप्त मुलाकात की थी। इस मुलाकात के कुछ दिन बाद नेताजी बोस अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। इस दौरान वीर सावरकर ने नारा दिया, भारतीयों सेना में जाओ, कलम छोड़ो, बंदूक उठाओ। इस नारे से साफ था कि वीर सावरकर जानते थे कि आजादी अहिंसा से नहीं मिलेगी। अगर अंग्रेजों को भारत से भगाना है तो युवाओं को बंदूक उठानी होगी। सावरकर का उद्देश्य था कि जैसे भी मौका मिले भारतीय युवा बंदूक चलाना सीख लें और सही वक्त आने पर इस बंदूक का रुख अंग्रेजों के खिलाफ मोड़ दें। सावरकर के इस विचार से प्रेरित होकर मुझ जैसे सैकड़ों युवाओं ने ब्रिटिश सेना ज्वाइन की। इसके बाद 1944 में बर्मा में मैंने मौका मिलते ही अपने 4 ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को गोली मार दी और अपनी कंपनी के साथ आजाद हिंद सेना में मैं शामिल हो गया। तो दरअसल यह आपको पता होना चाहिए कि वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विचारधाराएं अलग अलग थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे को का जो है वो बहुत सम्मान करते थे। और जब नेताजी बोस कांग्रेस अध्यक्ष थे तब उन्होंने वीर सावरकर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, जिसे वीर सावरकर ने स्वीकार नहीं किया। और इसी तरह यह माना जाता है कि वीर सावरकर के सैन्य भर्ती अभियान के पीछे भी कहीं ना कहीं
नेताजी बोस और सावरकर का एक जैसा मकसद रहा होगा। आइए इससे जुड़ा एक और सबूत अब आपको बताते हैं, और यह सबूत मौजूद है भारत सरकार के नेशनल आर्काइव में। असल में ये एक पत्र है जो आजाद हिंद सेना के एक सैनिक के.एन. राव सिराई ने 31 मई 1946 को सरदार पटेल को लिखा था। इस पत्र में क्या लिखा है इसे आप खुद पढ़िए। इस पत्र में लिखा है कि आज भी कुछ सैनिक ऐसे हैं जो दिल से आजाद हिंद सेना में विश्वास रखते हैं और नेताजी बोस को अपना भगवान मानते हैं। ऐसे लोगों को बस एक आदेश का इंतजार है। ये वो सैनिक हैं जो 1942 में बैरिस्टर वीर सावरकर की सलाह पर ही सेना में शामिल हुए थे। तो क्या आप जानते हैं कि वीर सावरकर के इस सैन्य भर्ती अभियान से सबसे ज्यादा कौन परेशान हो रहा था? वो उस परेशान होने वाले उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। क्योंकि जैसे ही हिंदू सैनिकों की संख्या सेना में बढ़ी तो मुस्लिम लीग और जिन्ना के तमाम बड़े नेताओं के होश उड़ गए। वीर सावरकर के प्रयासों की बदौलत हिंदू अब भारतीय फौज में बहुसंख्यक बन चुके थे। 1946 तक आते आते जिन्ना ने मुस्लिम लीग के मुखपत्र डॉन अखबार में यह चिंता जताई कि जिस तेजी से सेना में हिंदू शामिल हो रहे हैं वो एक खतरनाक संदेश है। असल में सावरकर की इस मुहिम से जिन्ना को बहुत बड़ा धक्का लगा था। उनकी पूरी प्लानिंग फेल हो गई थी क्योंकि जिन्ना को यह लगता था कि मुस्लिम वर्चस्व वाली इंडियन ब्रिटिश आर्मी भविष्य में उनके लिए बहुत काम की होगी क्योंकि इसमें मुसलमान ज्यादा हैं। खुद जिन्ना ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। जिन्ना ने अमेरिका की एसोसिएट प्रेस को 8 नवंबर 1945 को एक इंटरव्यू दिया था। यह इंटरव्यू प्रकाशित हुआ है एक किताब में जिसका नाम है क्रिएटिंग ए न्यू मदीना। इस किताब के पेज नंबर 176 पर जिन्ना के हवाले से लिखा हुआ है कि भारत की सेना में 55% संख्या पंजाब के सैनिकों की है और इन सैनिकों में ज्यादातर मुसलमान सैनिक हैं। जाहिर है अगर ऐसे में पाकिस्तान बनता है तो वो किसी भी मजबूत देश की तरह अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होगा। यह मोहम्मद अली जिन्ना ने 8 नवंबर 1945 को कहा था क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय सेना में मुसलमान ज्यादा हैं, इसलिए जब पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से ताकतवर होगी। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे वो तस्वीरें जब राजीव गांधी के सामने गूंजा था सावरकर का द्वारा रचित गीत। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था। ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज वीर सावरकर की जयंती है। पूरा देश अपने नायक को याद कर रहा है, लेकिन आज भी कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीर सावरकर का अपमान करने से नहीं चूक रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। आप ऐसे लोगों को आज आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा जो लगातार वीर सावरकर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये जहर उगलने वाले वो लोग हैं जो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेसी, वामपंथी और कट्टरपंथी जो सोच है उसके साझा जो इकोसिस्टम है उसका हिस्सा है।
ऐसे में इन लोगों को एक तस्वीर दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। आप इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप दो लोगों को आसानी से पहचान रहे होंगे। एक है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और दूसरी है महान गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर। दरअसल ये तस्वीरें 3 सितंबर 1988 की हैं, जब महाराष्ट्र विधानसभा का स्वर्ण जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा था। इस कार्यक्रम में लता मंगेशकर ने राजीव गांधी के सामने वीर सावरकर द्वारा रचित गीत जय स्तुते श्री महन मंगले सुनाया था। सोचिए, इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। शरद पवार तब मुख्यमंत्री होते थे। मंच पर शरद पवार और बलराम जाखड़ के अलावा तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने भी, ये पता होना चाहिए राहुल गांधी को, कि किसी ने भी वीर सावरकर द्वारा लिखित इस गीत का विरोध नहीं किया। दरअसल इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी, इन्होंने हमेशा वीर सावरकर का सम्मान किया है। इसलिए आज सावरकर के विरोधियों को ये गीत और इसके दृश्य अवश्य देखना चाहिए। स्वतंत्रते भगवती वामहं यशोयुता वन्दे यशोयुता वन्दे जयोस्तुते श्रीमन्मङ्गले शिवास्तदे शुभदे स्वतंत्रते भगवती वामहं यशोयुता वन्दे राष्ट्राचे चैतन्यमूर्ततु नीतिसंपदांची राष्ट्राचे चैतन्यमूर्ततु नीतिसंपदांची स्वतंत्रते भगवती श्रीमती राज्ञी तुझ्यांची परवशते तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा पूरा सच। घिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, NDH शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। NDH का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच NDH। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर पूरा सच में आपका स्वागत है। और आज जैसा हमने बताया, वीर सावरकर की जयंती है और उन्हें पूरे देश में याद किया जा रहा है। इस अवसर पर संसद परिसर के संविधान सदन में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, किरण रिजिजू ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने भी आजादी के इस महानायक को उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने सावरकर को त्याग, साहस और समर्पण की शक्ति बताया। पीएम मोदी ने अपने विचार एक वीडियो के माध्यम से साझा किए हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया, उसे आज भी याद किया जाता है। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।